नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर के। इन मुद्दों पर बात करने से पूर्व मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके वीडियोज़ के बारे में, और इसे लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज के मुद्दों। सबसे पहला न्यूज़ है हंको के बारे में। क्या है हंको? एक परंपरा है। जापान में जब से कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो वहाँ के उद्योग जगत के जो नेता हैं उन्होंने हंको परंपरा को छोड़ने की बात की है। क्या है ये परंपरा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हंको क्या होता है? लकड़ी या प्लास्टिक से बनी एक मुहर होती है जो लंबाई में तो छोटी होती है, पर जो इसका स्याही वाला सिरा होता है वो गोल होता है या फिर चौकोर होता है, जैसे हमारे यहाँ के स्टाम्प होते हैं उसी तरह से। इस मुहर पैड पर जिस स्याही का प्रयोग होता है उसे सुनीकू कहा जाता है। तो ये याद रखने की चीज़ है कि जो स्याही का प्रयोग होता है उसे सुनीकू कहा जाता है, और जो इससे निशान बनाए जाते हैं किसी भी दस्तावेज पर उसे इंकॉन कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। इसे अभी छोड़ देने की इस परंपरा को बात कही गई। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि ये चाहे विवाह हो, कॉन्ट्रैक्ट हो या किसी भी चीज़ पर इस प्रकार के मुहर लगते हैं। अब जब पूरी दुनिया इस समय पेपरलेस सिस्टम में बढ़ रही है और डिजिटल सिग्नेचर्स हो रहे हैं, वहीं पर जापान में क्या होता है कि सिक्योरिटी और रीजंस की वजह से इसी हंको परंपरा को आज भी लोकप्रिय बनाया गया है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? कोविड-19 के इस दौर में जब सारी दुनिया वर्क फ्रॉम होम कर रही है और जापान में भी कई सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम पे काम कर रही हैं, इसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि सदियों पुरानी इस परंपरा के कारण कर्मचारियों को अभी भी कार्यस्थल पर जाना पड़ता है। कारण क्या है? सुरक्षा रीजंस की वजह से कार्यालय में भी ऐसी पंजीकृत मुहर रखना पसंद करती हैं सारी कंपनियां। तो इस वजह से लोगों को अभी भी इस मुहर को लगाने के लिए कार्यालय जाना पड़ रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम पूरी तरह से वहाँ पर वर्क नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से इस परंपरा को छोड़ने की डिमांड चल रही है कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये न्यूज़ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद क्या है? तो भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद के पीछे क्या है? धाराचूला लिपुलेख सड़क परियोजना और कालापानी विवाद, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो जम्मू कश्मीर का पारित हुआ था उसके बाद में ये मुद्दा काफ़ी न्यूज़ में था, कालापानी विवाद को लेकर के। तो उसको देख लेते हैं क्या है। ठीक है, भारतीय सीमा तक जहाँ तक बात की जाए तो इसकी लैंड सीमा जो है वो 15,106.7 किलोमीटर है और इसकी तटीय रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें द्वीप समूह भी शामिल है। ठीक है, भारत की जो सीमा है वो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान से क्रमशः बड़े से मतलब ज़्यादा से कम की ओर लगाई गई है, 7 देशों से। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में इसे आप 55 MBA भी कर सकते हैं। ठीक है, 55 MBA इस तरह से आप सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। सबसे बड़ी सीमा हमारी बांग्लादेश से लगती है, सबसे छोटी अफगानिस्तान से लगती है। बांग्लादेश से हमारी सीमा 4,096.7 किलोमीटर, जो कि इम्पॉर्टेंट है याद रखना, और नेपाल से सीमा लगती है 1,751 किलोमीटर। आप लोगों से क्वेश्चन ये है हमारा कि अफगानिस्तान से कितनी लंबी सीमा लगती है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आते हैं मुद्दे पर। तो क्या है? अभी 90 किलोमीटर लंबी धाराचूला लिपुलेख सड़क परियोजना को 8 मई 2020 को परियोजना का शुभारंभ किया गया। क्या होगा? इस सड़क के बनने के बाद चीन से जो सटे हुए 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रा अब क्या होगा कि उत्तराखंड के धाराचूला से जुड़ जाएगा, और इस सड़क को बनाने के लिए पहाड़ को भी काटा गया है। रक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना की अब जो पहुंच होगी वो इस क्षेत्र में काफ़ी आसान हो जाएगी, और इसी वजह से जो चीन है वो नेपाल को उकसा रहा है कि इस सड़क का विरोध करे, और आजकल वही चल रहा है। क्योंकि दोनों चूंकि इस समय नेपाल में जो KP शर्मा ओली हैं कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो विचारधारा के साथ वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप सरकार बदलने के साथ फिर से शायद स्थितियां सुधरें, लेकिन KP शर्मा ओली के समय में थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत किसी ऐसे प्रॉब्लम्स में फंसा है जहां पर इसके सबसे नज़दीकी देश जो हैं, सबसे खास दोस्त जो देश हैं, उनके द्वारा ही विरोध जताया गया हो। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले हम लोगों ने श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों में भी इस तरह की स्थितियां देखी हैं, लेकिन सरकार बदलने के साथ साथ स्थितियां सामान्य हुई हैं। ठीक है, तो आई होप आगे भी ऐसा हो सकता है। तो अभी इस कारण से विवाद जन्म हुआ है। आगे देखते हैं क्या है। नेपाल की आपत्ति को अभी हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव जी, उन्होंने 9 मई को ये बता दिया है
कि जो सड़क का उद्घाटन हुआ वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में है और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्री इसी सड़क से जाते हैं। थोड़ा सा लिपुलेख दर्रे के बारे में देख लेते हैं। तो लिपुलेख दर्रे की जो ऊंचाई है वो 5200 मीटर है, यानी 17,060 फीट। भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच इस सीमा पर स्थित एक हिमालयी दर्रा है। नेपाल इसके दक्षिणी हिस्से, यानी इस दर्रे के दक्षिणी हिस्से जिसे काला पानी कहा जाता है, उसी को अपना भाग मानता है और 1962 से ही इस काला पानी क्षेत्र पे भारत का पूरी तरह से नियंत्रण है। 1962 से ही, जब से इंडो चाइना वार हुआ था। देखते हैं आगे। तो उत्तराखंड की सीमा जनपद पिथौरागढ़ की सीमाएं नेपाल और चीन जैसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलती हैं। नेपाल की सीमा पर देखें तो वहां पर एसएसबी सशस्त्र सीमा बल तैनात है और चीन की सीमा पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की तैनाती की गई है, यानी आईटीबीपी। वर्तमान में यह दर्रा जो है भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग कौन कर रहा है? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, जो यात्री वहां जाते हैं। आगे देखते हैं। तो लगभग 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे को लिपू पास या लिपू दर्रा भी कहा जाता है। यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट यानी पुरंग शहर से भी जोड़ता है। तो क्या क्या चीजें हैं? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तकलाकोट, जो कि पुरंग शहर किसका है? तिब्बत का, वहां से जोड़ता है। 17,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये दर्रा, इसे लिपू पास या लिपू दर्रा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? सड़क बनने से पहले लोग धाराचूला से करीब 90 किलोमीटर का सफर तय करके लोग लिपुलेख तक पहुंचते थे। आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को भी लिपुलेख तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगता था। लेकिन अब जब ये सड़क बन जाएगी तो कुछ ही घंटों में धाराचूला से लिपुलेख तक पहुंच सकते हैं। और भारतीय सेना की भी जो गाड़ियां हैं वो चीन की सीमा तक पहुंच पाएंगी। और साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रियों, तीर्थयात्री जो है, उन्हें इस 90 किलोमीटर के रास्ते की कठिनाई में अब राहत मिलेगी और आसानी से ये लोग पार कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डिस्प्यूट ऐसा क्यों है? क्या भारत और नेपाल के बीच में क्या ऐसी कोई संधि नहीं है? क्या ऐसा कोई बॉर्डर क्लियरेंस नहीं, बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों बना हुआ है? तो इसको देखते हैं, सुगौली संधि से संबंधित है। सुगौली संधि से पहले देखते हैं तो एक समय ऐसा था कि जब ब्रिटिश भारत था, उस दौरान क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उनको लगा कि इस समय जो नॉर्थ के 3 स्टेट्स, एक तो नेपाल, दूसरा राजपूताना और तीसरा सिख, ये तीनों लोगों ने, 3 एक बड़ी सेनाएं थी इनके पास और ये लोग सरेंडर नहीं कर रहे थे। साथ ही दूसरी चीज़ ये थी कि ब्रिटिश इंडिया का जो निर्यात आयात था वो भी तिब्बत से ठीक से नहीं हो पा रहा था। कारण क्या था? नेपाल अपने क्षेत्र से इनको व्यापार करने को रोकता था। तो इन चीज़ों को लेकर के एक समय ऐसा आया कि जब ब्रिटिश इंडिया को एक मौका मिला कि अवध का तराई का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र से कुछ सीमा विवाद था और उसको सुलटाने के लिए क्या किया कि इन लोगों ने जो नेपाल था उस पर आक्रमण कर दिया। नेपाल की जो अगर उस समय की बाउंड्री देखें तो उस समय काफ़ी विस्तृत क्षेत्र तक नेपाल फैला हुआ था, हिमाचल का कुछ क्षेत्र, इसके अलावा उत्तराखंड का कुमाऊं गढ़वाल का क्षेत्र भी शामिल था। अब क्या हुआ कि इस युद्ध में नेपाल की हार हुई। बाद में संधि के तहत काफ़ी बड़े क्षेत्र को ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लिया गया और उस संधि को कहा गया 1816 की सुगौली की संधि। सुगौली संधि में क्या हुआ कि जो पश्चिमी सीमा थी वो निर्धारित करने के लिए एक नदी है, काली नदी, उसको आधार बनाया गया कि काली नदी को ही आधार बनाया जाएगा। काली नदी के पश्चिम में जो महाकाली नदी है, इसके पूरक का इलाका क्या होगा? काला पानी, लिम्पियादुरा और लिपुलेख शामिल हैं, नेपाल के क्षेत्र हैं। जबकि ऐसा क्लियर नहीं है कि ये चीज़ें हैं भारत के साथ अपनी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्लियरेंस नहीं, क्योंकि काली नदी जो है उसकी 2 ब्रांचेज निकलती हैं। ऐसा कोई भूगर्भिक मैप नहीं था वहाँ पे, इसलिए कह तो दिया गया कि महाकाली नदी है, लेकिन एक धारा महाकाली की इधर आती है और एक इधर से आती है। भारत कहता है कि नहीं, इस धारा की बात की गई है उसमें, और नेपाल कहता है नहीं, इस धारा की बात की गई है। तो इस तरह से अगर हम इस नेपाल को माने तो ये अगर सपोज नेपाल है इस क्षेत्र में, तो यहाँ से पूरे क्षेत्र को मानता है नेपाल कि ये मेरा क्षेत्र है, जबकि भारत कहता है नहीं, यहाँ तक हमारा अपना क्षेत्र है। तो काला पानी, लिम्पियादुरा और लिपुलेख जो क्षेत्र हैं वो नेपाल के क्षेत्र हैं, ऐसा नेपाल का मानना है। लेकिन 1962 की भारत चीन युद्ध के बाद से ही काला पानी में भारतीय सेना तैनात है और 1962 के बाद भारत और चीन के युद्ध में भारतीय सेना ने काला पानी में चौकी भी बनाई थी। काली नदी का उद्गम भी काला पानी ही है। पिछले साल भारत ने काला पानी को अपने नक्शे में दिखाया, जिसे लेकर भी नेपाल ने विरोध जताया। कब दिखाया था ये? तो जब नया मैप जारी किया था भारत ने आफ्टर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पास होने के बाद। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो नेपाल के हजारों लोग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में माल ढुलाई का काम, पहाड़ों के एक्सपीडिशन में आए लोगों के साथ, गाइड और कैलाश मानसरोवर यात्रियों के साथ ओटर का काम करते हैं। इस कारण अब जब यह सड़क बन जाएगी तो इन नेपाली लोगों को अपना व्यवसाय छीनने का भी खतरा नजर आ रहा है। तो एक विरोध का कारण ये भी है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। अभी हाल ही में नेपाल ने भी मैप को जारी कर दिया है, नए मैप को, जिसका भारत ने विरोध भी जताया है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आशा करता हूँ कि ये चीज़ें जल्द ही सॉल्व हो जाएंगी और भारत और नेपाल के रिश्ते फिर से उसी तरह से बहाल हो जाएंगे जैसे पहले से थे। क्योंकि ऐसा कई बार मुद्दा बना है जब भारत और नेपाल के रिश्तों में दरार आई है। अभी कुछ दिनों पहले जब नया संविधान नेपाल का अस्तित्व में आया था, उसमें भी मधेसी आंदोलन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। और चूंकि हमारे रोटी बेटी का कल्चर है नेपाल के साथ, तो क्यों ना हो कि हम उनके साथ अपने कल्चरल रिलेशन को भी बना के रखें और विचारधारा को सामान्य बनाकर सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव को आगे बढ़ाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस चर्चा में क्यों है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 21 मई को, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनकी हत्या भी इसी दिन हुई थी। इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है और उनकी हत्या आतंकवादी अभियान द्वारा तमिलनाडु में की गई थी। बीपी सिंह सरकार ने उसके बाद 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, तभी से यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही इसी दिन सभी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों इत्यादि में आतंकवाद विरोधी प्रतिज्ञा ली जाती है। क्या हुआ था पूरा खेल? तो राजीव गांधी एक रैली में भाग लेने के लिए तमिलनाडु के एक स्थान श्री पेरम्बदूर गए थे। उनके साथ एक महिला आई, उनके सामने एक महिला आई जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे के एक आतंकवादी समूह की सदस्य थी। लिट्टे श्रीलंका का एक संगठन है, उग्रवादी संगठन है, आतंकी संगठन है, जो कि काफ़ी समय से वहाँ पर सक्रिय है और जो कि शांतिप्रिय जो एक्शन लिया गया था शांति के लिए, नेपाल के श्रीलंका की शांति के लिए, उस एक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ थे वहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री से, और उन लोगों ने उसके बाद में पीएम राजीव गांधी की हत्या करवा दी। क्या हुआ था कि इस महिला ने क्या किया, अपने कपड़ों के नीचे विस्फोटक छिपा रखे थे और पीएम से संपर्क किया और उसके बाद उनके पैर छूने की बात कही और उसके बाद में अचानक बम विस्फोट हुआ और उसमें पीएम की हत्या हो गई। काफ़ी लोग मारे गए और ये समस्याएं काफ़ी भयानक है। इस पर एक मूवी भी बनी है मद्रास कैफ़े नाम की। आप लोग अगर जानना चाहें इसके बारे में अधिक जानकारी तो उस मूवी को देख सकते हैं। ठीक है। आतंकवादी विरोधी दिवस मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो पहला उद्देश्य है शांति और मानवता के साथ संदेश फैलाना। दूसरा है आतंकवादी समूहों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना और कैसे वे आतंक को मारने की योजना बनाते हैं। तीसरा, लोगों के बीच एकता का बीजारोपण करके लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देना। साथ ही युवाओं को शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे विभिन्न आतंकवादी समूहों में शामिल ना हो और देश में आतंकवाद, हिंसा, लोगों, समाज और पूरे देश में इसके खतरनाक प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना। आतंकवाद क्या है? आतंकवादियों के खूंखार कृत्यों द्वारा लोगों के बीच जान का नुकसान और लोगों में मौत का डर पैदा करने का एक कार्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मानव के अधिकारों पर हमला है, इसलिए हमें एक साथ आना चाहिए और मोहब्बत, देखभाल इत्यादि को फैलाकर इसे खत्म करना चाहिए। यहाँ पे एक कोट लिखा हुआ है कि टेररिस्ट हैव नो रिलीजन, दे ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ डिवेस्टेशन। ठीक है। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यद्यपि आजकल कुछ नई प्रकार की विचारधारा सामने चल रही है। ठीक है। आतंकवाद को समझने के लिए हमने एक और वीडियो बना रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं हमारे वीडियोज़ में। ठीक है। टेररिज्म करके एक टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और WHO के बारे में। क्या हुआ है कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको WHO के अगले कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब क्या होता है कि भारत में कोरोना लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हर्षवर्धन अपना कार्यभार 22 मई को संभालेंगे। उन्होंने संभाल लिया है अभी। और किसका स्थान लिया है? जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकाटनी के स्थान पर बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आगे देखते हैं। कार्यकारी बोर्ड में जो WHO का होता है उसमें 34 सदस्य हैं। भारत के नामित को नियुक्त करने के प्रस्ताव को 19 मई 2020 को 194 देशों ने WHO की बैठक में पारित किया गया। इसमें सर्वसम्मत से यह भी तय हुआ कि भारत मई से शुरू हो रहे 3 साल के कार्यकाल के दौरान कार्यकारी बोर्ड में होगा। तो 3 साल के लिए यह पद मिला हुआ है डॉक्टर हर्षवर्धन को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में। होता क्या है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का पद कई देशों के अलग अलग ग्रुप में एक साल के हिसाब से दिया जाता है। पिछले साल तय किया गया कि 22 मई 2020 से शुरू होने वाले पहले वर्ष के लिए भारत का उम्मीदवार कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष होगा। ठीक है। तो अभी 1 साल के लिए बात कही गई है। ये पूर्णकालिक जिम्मेदारी नहीं है और मंत्री को केवल कार्यकारी बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करने की आवश्यकता होती है।
इस कार्यकारी बोर्ड में 34 सदस्य होंगे जो तकनीकी रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र से होंगे। बोर्ड साल में कम से कम 2 बार बैठक भी करेगा और मूल बैठक जनवरी में आमतौर पर होती है, वहीं दूसरी बैठक मई में। और कार्यकारी बोर्ड के मुख्य काम क्या है? स्वास्थ्य संबंधी नीतियों को तैयार करते हुए उचित सलाह देने का होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसके अतिरिक्त जो बोर्ड के सदस्य के रूप में है वो कौन कौन से हैं? तो बोट्सवाना है, कोलंबिया है, घाना है, गिनी बिसाऊ है, मेडागास्कर है, ओमान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूस और ब्रिटेन को शामिल किया गया है। यह ब्रिटेन को जगह मिली है इसमें। तो आप लोग इस कंट्रीज़ की लिस्ट बनाइएगा और इसके कैपिटल्स को याद करने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन खुद एक डॉक्टर हैं और ENT यानी ईयर नोज एंड थ्रोट से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ हैं। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि WHO के बोर्ड की जिम्मेदारी पूर्णकालिक नहीं है तथा हर्षवर्धन को केवल इसकी बैठकों में हिस्सा लेने के लिए जाना होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होंगी, कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ पर। अगर आप लोगों को एक बार में समझ में ना आए तो इसे रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।